कैरेबियन सागर में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। कैरेबियन सागर में नॉर्थ ऑफ होंडुरास और कैमन आइलैंड के साउथ वेस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस का कहना है कि इस भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। भूकंप के बाद कई देशों के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यूएसजीएस ने कहा कि यह भूकंप उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन प्लेटों के बीच में टकराव की वजह से आया है। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने कैरेबियन सागर और होंडुरास के उत्तरी इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। यहां प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड में भी सुनामी का अंदेशा है। सुनामी लहरें भूकंप के केंद्र से 620 मील तक तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। जिन देशों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें जमैका, क्यूबा, मैक्सिको, होंडुरास, निकारागुआ, बहामास, कोस्टारिका, बेलीज, हैती, पनामा, कैमन द्वीप और ग्वाटेमाला शामिल हैं। आप सोचिए कि तबाही अगर आती है तो ये कितने बड़े स्तर पर आएगी और कैसे धरती कांप रही है, और कैसे धरती कांपेगी तो फिर ये बड़ी तबाही और बड़ी प्रलय आ सकती है। अगर समंदर में ये कंपन महसूस हो रही है और अगर इतनी बड़ी तीव्रता के भूकंप आते हैं और सुनामी का जो अलर्ट जारी किया गया है, अगर उतनी ऊंची लहरें उठती हैं तो फिर तबाही कैसी होगी, हम और आप सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ए.के. बियानी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि भूवैज्ञानिक हैं। कैरेबियन सागर में 7.6 तीव्रता का भूकंप, इसे कैसे देखें बियानी साहब? और साथ ही साथ अब सुनामी का भी अलर्ट है और अलग अलग देशों को प्रभावित ये कर सकता है। कैसे होगा, क्या होगा और ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जो कैरिबियन क्षेत्र है ये पृथ्वी के अति सक्रिय क्षेत्रों में से आता है। अति सक्रिय का मतलब ये कि वहाँ पे जमीन के अंदर काफी उथल पुथल चलती रहती है और आए दिन यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। और एक नहीं कई भूकंप आ चुके हैं पिछले 150-200 साल के अंदर। सबसे बड़ा भूकंप तो 1843 का था, जिसमें सेंट मार्टिन नाम से जाना जाता है वो। और इसके बाद अल सिबाओ अर्थक्वेक आया 1946 में। हैती का अर्थक्वेक 2010 में आया, जिसमें हैती गवर्नमेंट के हिसाब से 2,20,000 आदमी मारे गए और 3 लाख से करीब अधिक घायल हुए और लाखों लोग बेघर हो गए। तो ये इस क्षेत्र का मतलब भूवैज्ञानिक कारण है कि यहाँ की जो संरचना है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ भूकंप ही आते हैं, भूकंप के अलावा ज्वालामुखी भी फूटते हैं। और सबसे इतिहास का जो शक्तिशाली विस्फोट हुआ था वो सेंट पीले में हुआ था, माउंट पीले में, और वह 1902 में हुआ था और उसमें भी हजारों लोग मारे गए थे। और इसी तरह से सेंट मार्टिन आइलैंड जिसकी अभी आप बात कर रही थी वो भी ज्वालामुखी का है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी और भूकंप इसलिए आते हैं कि ये प्लेट के बाउंड्री पर, और यहाँ पर एक प्लेट या दो प्लेट नहीं है बल्कि 5-6 छोटी छोटी और बड़ी प्लेटें हैं, जैसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, कोका प्लेट, नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, इस तरह की कई प्लेटें हैं। और जब वो आपस में इंटरेक्ट करती है या उनके अंदर उथल पुथल होती है तो उसके ये परिणाम होते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया जो वॉल्केनो का बना हुआ है, और वॉल्केनिक आइलैंड भी जो हैं वो एक कर्व के रूप में स्थित हैं। और कर्व के रूप में स्थित होने के कारण क्या होता है कि वो उनमें खतरा अधिक बढ़ जाता है। एक तो रैंडम हो सकते हैं, एक यहाँ पे दूसरा वहां पे तीसरा, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं हो, पर जब कर्व के रूप में मिलते हैं तो वो एक विशेष भूवैज्ञानिक परिस्थिति को बतलाते हैं। और ये परिस्थिति सबडक्शन जोन, जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जाती है, वहां पर उसको दर्शाते हैं और उसके कारण ये आइलैंड बनते हैं। तो भूकंप का भी खतरा है और ज्वालामुखी का भी खतरा है। अब जहां तक सुनामी की बात है, इस क्षेत्र में सुनामी की आशंका जैसे विशेषज्ञों के हिसाब से बहुत अधिक नहीं होती है। पिछले 500 साल में कई अर्थक्वेक आए गए पर सिर्फ 10 बार सुनामी आई है इसमें। और अभी भी सुनामी का अलर्ट कई जगहों से वापस ले लिया गया है, कई देशों से वापस ले लिया गया है। लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं ए.के. बियानी जी, जहां पर तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया है, जहां पर इलाकों को खाली करवाया गया है। अगर आप कैरेबियन सागर में भूकंप महसूस किया गया, 10 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बताया जा रहा है, आपने कहा ज्वालामुखी तक का खतरा है, आपने कहा सुनामी का भी खतरा है, लेकिन आपने बताया कि पिछले इतने सालों में जो अलग अलग भूकंप के झटके महसूस किए गए, सिर्फ 10 बार सुनामी का खतरा देखा गया। लेकिन भूकंप
आखिर क्यों आता है भूकंप, किस कारण से आता है, किन कारणों के बीच में भूकंप के झटके लोग महसूस करते हैं, ये जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए हम बता दें, फिर दोबारा आपका रुख करेंगे। भूकंप क्यों आते हैं? इन्हें इनर कोर, आउट कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। ये जो प्लेट्स होती हैं, पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं और घूमने के बाद प्लेट्स में आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन होती है और जब प्लेट्स खिसकती हैं तो भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते हैं। तीव्रता का पता लगाने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है, जिससे मालूम होता है कितनी तीव्रता थी। रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तीव्रता तक के भूकंप मापे जा सकते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के नीचे ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। तरंगों को रिक्टर स्केल के जरिए मापा जाता है और जिससे मालूम होता है कि कितना तीव्र ये भूकंप है। अब भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, लोगों को मालूम है और साथ ही साथ अलग अलग हिस्सों में भूकंप के चलते बड़ी तबाहियां भी हमने देखी हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या फिर बाहरी देश हो। ए.के. बियानी जी, सागर में भूकंप के झटके, फिर उसके बाद सुनामी की चेतावनी, आप कह रहे हैं ज्वालामुखी तक फट जाए, इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं कई जगह से ऐसे सुनामी का अलर्ट वापस ले लिया गया है। चलिए, जहां से ले लिया गया है वहां तो राहत की बात है, लेकिन आज ही हम उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भी खबर बता रहे थे, जहां पर 11 दिन के भीतर 9वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 7.5 या 8 के आसपास का रिक्टर स्केल पर तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यहाँ विदेशों में भी चर्चा इस बात की है और यहाँ देश के लोग भी पूछ रहे हैं, खासतौर से उत्तराखंड के लोग बड़े डरे सहमे हुए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कोई खास वजह? हिमालय क्षेत्र भी करीब करीब वैसे ही जैसे हम अभी कैरिबियन क्षेत्र की बात कर रहे थे, पर दोनों में अंतर ये कि कैरिबियन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, हिमालय उसके मुकाबले अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्लेट सिर्फ यूरोपियन प्लेट से टकरा रही है। और वहाँ पे कैरिबियन क्षेत्र में जैसे मैंने बोला कि 5-6 प्लेटें हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, वो आपस में टकरा रही है, इसलिए वो क्षेत्र ज्यादा खतरनाक है। वहाँ पे ज्वालामुखी की अतिरिक्त संभावना जो हिमालय में नहीं है। हिमालय में ज्वालामुखी की संभावना इसलिए नहीं कि हिमालय में जो क्रस्ट है जिसकी अभी आपने बात करी, वो काफी थिक है और उस थिकनेस के कारण ज्वालामुखी यहाँ पे लगभग नगण्य के बराबर है। और पिछले 20-30 लाख सालों का जो इतिहास देखे तो यहाँ कोई ज्वालामुखी आया नहीं है। अब सवाल ये उत्तरकाशी की जो बात चल रही है, इसको अभी जो अर्थक्वेक एकाएक रिकॉर्ड होने लगे, इसको अर्थक्वेक स्वार्म बोलते हैं और इसका कोई विशेष कारण नहीं हो सकता। यह अर्थक्वेक स्वार्म अगर फोरशॉक्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक की कई स्टेजेस होती है, फोरशॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक, या हम इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक स्वार्म के जो शॉक्स हैं वो फोरशॉक है या नहीं है। तो इसी तरह के फोरशॉक हिमाचल प्रदेश में भी देखे गए थे और 2-3 साल पहले, पर वहां पे कोई अर्थक्वेक मेजर आया नहीं था। अब यहाँ पर जो है उत्तरकाशी में वैसे भी 1999 में अर्थक्वेक, 1991 में अर्थक्वेक आया था और वो अर्थक्वेक 6.5 का था। अब ये 7.5 और 7.8 और इस तरह की बातें तो कल्पना की हो सकती, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता आज की तारीख में कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा, कहाँ पे आएगा और कितनी बजे आएगा। सिर्फ ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हर क्षेत्र में एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक अर्थक्वेक होता है, उससे अधिक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आ सकता। तो उत्तरकाशी में मेरे ही ख्याल से 7.5 का अर्थक्वेक आना 1991 की तबाही का भी जिक्र कर रहे थे। 1991 में जिस तरीके से तीव्र भूकंप आया, उसका भी लोग आज की डेट में जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम दर्शकों के लिए ग्राफिक्स के जरिए वो रिक्टर स्केल की तीव्रता भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना तीव्र भूकंप आएगा तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या असर हो सकता है। वो ग्राफिक्स भी चलाते रहेंगे। ए.के. बियानी जी, जरा बताइए तो। हाँ, देखिए, जहां तक मैं अभी जो कह रहा था कि हर एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का ही भूकंप आ सकता, उससे अधिक मैग्नीट्यूड के भूकंप के चांसेस नगण्य के बराबर होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तरकाशी में 7, 7.25 से ज्यादा का अधिक का भूकंप आया। अगर कभी आया तो भगवान करे नहीं आए, पर आया लेकिन है तो ऐसा भी होता है ना, 7.25 जो लोग महसूस करते हैं, जो लोगों से बात होती है, अगर समतल इलाके, मैदानी इलाकों में अगर भूकंप आता है तो उसका असर अलग होता है। मैदानी इलाकों में भी अगर कोई 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल का घर है तो वहां कंपन अलग होगी। हाई राइज में जहां 18, 20 या 25 फ्लोर वाले इमारतें हैं, वहां ये कंपन अलग महसूस होती है। ठीक इसी तरह अगर पहाड़ी हिस्सों में चले जाएं, अगर वहां पहाड़ियों पर बने हुए जो घर हैं, वहां कम तीव्रता का भूकंप भी ज्यादा महसूस होता है। देखिए, जहां तक भूकंप की तीव्रता का महसूस होना और नुकसान होना है, ये कई पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट तो ये, भूकंप कितनी डेप्थ से आया, नंबर 1।
अगर ज्यादा गहरा भूकंप आया और कम गहरा भूकंप में कम गहरा भूकंप ज्यादा नुकसान करेगा, ज्यादा गहरा भूकंप कंपैरेटिवली कम करेगा। दूसरा ये है कि भूकंप दिन में किस टाइम आया, अगर रात के टाइम आया तो और दिन के टाइम आया तो थोड़ा सा नुकसान का अंतर हो जाता है। तीसरा ये कि वहां पे किस तरह की चट्टानें हैं, अगर कठोर चट्टानें हैं तो उसका असर कम होगा, और मिट्टी है और पत्थर है तो वहां पे चट्टान, वहां पे मिट्टी और हल्के जैसे कह लें कि पहाड़ी टाइप की मिट्टी है तो वहां पे नुकसान अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा जो है भूकंप की तीव्रता इस बात पे भी निर्भर करती है कि वहां पे जियोलॉजिकल सेटिंग किस तरह की है, और इन सारी चीजों को मिलाकर हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि कितना नुकसान होगा, क्योंकि हर एक ठीक है। वेरिएबल, ये अच्छा, जो वेरिएबल ऐसे दर्शक हैं। अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो ये भूकंप की खबरें जान रहे हैं, अगर सागर में 10 किलोमीटर नीचे केंद्र रहा भूकंप का, और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं क्योंकि ऐसी डरावनी तस्वीरें से पहले भी हमने देखी हैं, जब ऊंची ऊंची लहरें समंदर की उठती हैं, सुनामी का खतरा होता है, तो क्या अभी इस अलर्ट के बाद जब तटीय इलाके खाली करने के लिए कह दिया गया है, अलग अलग देशों को चेतावनी है, क्या डरने की जरूरत है? हाँ, निश्चित रूप से जानने की जरूरत है, पर क्योंकि भूकंप को आया सुबह हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से 4:30 बजे के 4:30-5 बजे के आसपास भूकंप आया था, और अब ये करीब 14-15 घंटे हो चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से उतने सुनामी के चांस नहीं है। और जहां तक एहतियात के तौर पे खाली कराया गया है तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी तो बरतना चाहिए कि अब अगला अर्थक्वेक कब आएगा, कितने मैग्नीट्यूड का आएगा, ये हम कह नहीं सकते। हो सकता है अगला शॉक इससे कमजोर हो, या हो सकता है इससे अधिक में पावरफुल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना व्यू दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे खतरा हो सकता है और कहां डरने की जरूरत है या फिर कहां फिक्र की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका AK बियानी जी। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, कहीं